लोकसभा के रण का आगाज हो चुका है। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने वोट बैंक को सहेजने की तैयारी में जुट गई हैं। केरल में इस बार कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती है। यह चुनौती उसे अपने वोट बैंक को बचाने की है। दरअसल कांग्रेस के वोट बैंक पर अब भाजपा और सीपीएम दोनों की ही नजर है। दोनों ही दल इसमें सेंध लगाने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस भी संभल कर अपने कदम रख रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बीच ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या केरल में इस बार बीजेपी अपना खाता खोल पाएगी। ऐसे में क्या है केरल का चुनावी मिजाज, कांग्रेस और बीजेपी यहां किस तरह जोर आजमाइश कर रही हैं, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल में लगभग क्लीन स्वीप करने वाली कांग्रेस को इस बार सीपीएम और भाजपा दोनों तरफ से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दोनों की कांग्रेस के वोट बैंक पर नजर है। सीपीएम जहां कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा ईसाई मतदाताओं को साधने में जी जान से लगी हुई है। दो तरफा चुनौतियों से निपटने के लिए कांग्रेस भी संभल कर अपने कदम बढ़ा रही है। 2019 में केरल में कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ 19 सीटें जीतने में सफल रही थी। सत्तारूढ़ सीपीएम के खाते में सिर्फ एक सीट आई थी। लोकसभा की 20 सीटों वाले केरल में भाजपा अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। केरल में मुस्लिम 28% और ईसाई लगभग 18% हैं। जाहिर है केरल की राजनीति की दशा और दिशा निर्धारित करने में इनकी अहम भूमिका होती है। ईसाई वोट बैंक मुख्य रूप से कांग्रेस के पास है और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में मुस्लिम वोट बैंक भी काफी हद तक जुड़ जाता है। 2019 में कांग्रेस को मिली सफलता इन्हीं दोनों वोट बैंक के एक साथ आने का परिणाम था। लेकिन 2 साल बाद ही विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पी विजयन के नेतृत्व में सीपीएम मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल हो गई थी। इस बार सीपीएम की कोशिश मुस्लिम मतों का बड़ा हिस्सा हथियाने की है। यही कारण है कि सीपीएम मुसलमानों से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस से कहीं ज्यादा आक्रामक दिख रही है। सीपीएम सीएए और गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले का खुलकर विरोध कर रही है। सीपीएम के सभी बड़े नेता चुनावी सभाओं में इन्हें उठा रहे हैं और इन मुद्दों पर ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर हमला भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी ईसाई समुदाय का दिल जीतने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईसाई धर्मगुरुओं से मुलाकात और ईसाई समुदाय के साथ उनके उत्सवों में शामिल होने से शुरू हुआ सिलसिला अब घर घर जाकर समुदाय के लोगों से मिलने तक पहुंच गया है। केरल में भाजपा की इन कोशिशों का असर भी दिख रहा है। पिछले साल मार्च में थल्लासेरी के रोमन कैथोलिक चर्च के आर्क बिशप मार जोसेफ पलमपलानी के साफ कर दिया था कि भाजपा ईसाई समुदाय के लिए अछूती नहीं है। उन्होंने ईसाई वोटों को रबर के समर्थन मूल्य से जोड़ दिया था। केरल में मुस्लिम कट्टरवाद को ईसाई समुदाय अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देख रहा है। इजराइल पर हमास के आतंकी हमले से लेकर रूस में हुए इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रांत के आतंकी हमलों के खिलाफ मोदी सरकार की प्रतिक्रिया ईसाई समुदाय के भावनाओं के अनुरूप है, जबकि सीपीएम और कांग्रेस का रुख इसके उल्टा है। लव जिहाद पर आधारित फिल्म द केरल स्टोरी भाजपा के लिए ईसाई वोट बैंक को लुभाने के लिए एक नया जरिया बन गई है। वैसे कांग्रेस और सीपीएम इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताकर लव जिहाद जैसी किसी समस्या को सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन कई ईसाई संगठनों द्वारा इसे प्रदर्शित करने से साफ है कि उनके लिए यह एक अहम मुद्दा है। इसके पहले इस महीने के शुरू में दूरदर्शन नेशनल चैनल पर यह फिल्म दिखाई गई थी, जिसका कांग्रेस और सीपीएम ने विरोध करते हुए भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप भी लगाया था। वहीं बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम, जहां से कांग्रेस के चर्चित नेता शशि थरूर चौथी बार जीत के इरादे से उतर रहे हैं, यहां बीजेपी ने खासा जोर लगा दिया है। और सियासी पंडितों की अगर माने तो माहौल भी इस समय बीजेपी के फेवर में बनता दिख रहा है। इसके पीछे वाजिब वजहें भी हैं। पहला, शशि थरूर का यहाँ के लोकल मुद्दों से दूर रहना और स्थानीय लोगों से न मिलना। पोर्ट के मुद्दे पर यहाँ के लोकल मछुआरा जो कम्युनिटी है वो थरूर से नाराज दिख रही है। इस कम्युनिटी ने इसको लेकर प्रदर्शन भी किया, जिस पर थरूर का स्टैंड अपेक्षा अनुरूप नहीं था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और लेफ्ट दोनों ही यहाँ हैवीवेट कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने जहां केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को उतारा है, वहीं लेफ्ट फ्रंट ने पनियन रविंद्रन को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जो लोकल मलयाली लोगों के बीच काफी पॉपुलर भी हैं। हालांकि जितनी ताकत यहां बीजेपी लगाती दिख रही है, उतनी ताकत लेफ्ट की तरफ से लगती हुई नहीं दिख रही है। वहीं अगर तीसरे फैक्टर की बात करें तो यहाँ थरूर जरूर 3 बार से जीत रहे हैं, लेकिन बीजेपी का पिछले चुनावों में वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा है। 2004 में यहाँ बीजेपी को जहाँ 29.86% वोट मिले थे, जो 2014 में बढ़कर 32.32% हो गए, तो 2019 में ये 31% रहा। इसके अलावा इस सीट का वोटों का गणित भी है, वो भी बीजेपी के फेवर में जा सकता है।
जहां पूरे केरल में मुस्लिम और ईसाई पॉपुलेशन 46% के आसपास है, वहीं तिरुवनंतपुरम की डेमोग्राफी इससे थोड़ी अलग है। यहाँ हिंदू पॉपुलेशन करीब 66%, ईसाई 19% और मुस्लिम 13% है। दो तरफा हमलों से घिरी कांग्रेस केरल में इस बार संभल कर कदम रख रही है। कांग्रेस अपने कोर वोटर ईसाई समुदाय को नाराज किए बगैर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटी है। यही कारण है कि वायनाड में राहुल गांधी के नामांकन के दौरान कांग्रेस ने अपने सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का झंडा नहीं फहराने का फैसला किया। इसकी वजह से मुसलमानों में होने वाली नाराजगी की आशंका को देखते हुए कांग्रेस ने अपना झंडा भी नहीं लगाया। वायनाड में 45% मुस्लिम, 13% ईसाई, 42% हिंदू आबादी है। द केरल स्टोरी की काट के लिए कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाया है और मैतई और कुकी समुदाय के बीच नस्ली हिंसा के बजाय इसे ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा के रूप में वो यहाँ पेश कर रही है। ईसाई से जुड़े कुछ संगठन मणिपुर हिंसा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री को भी प्रदर्शित कर रहे हैं। फिलहाल केरल पर सभी सियासी पंडितों की नजर है और माना जा रहा है कि बीजेपी का यहाँ खाता खुल सकता है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।